कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस महासचिवों की बैठक हुई आज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अध्यक्षता की। इसे बात करने के लिए मेरे साथ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात करते हैं। सर, क्या रहा बैठक में और मैडम की तरफ से क्या आप लोगों को निर्देश दिया गया, आगे स्टेट में क्या कुछ काम करेंगे? देखिए, सदस्यता अभियान को तेजी से चलाने को लेकर के बैठक थी और साथ ही साथ बैठक जन जागरण अभियान चलाने को लेकर के थी कि जिस तरह से लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, जिस तरह से लोग नफरत की मार झेल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से कैसे निजात दिलाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का आदेश मिला है कि आप 15 से 29 तारीख तक जन जागरण अभियान चलाएंगे और उस अभियान के तहत देश में हो रही अर्थव्यवस्था चौपट जो हो रही है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। लोग जानते हैं, लेकिन हम उनसे कैसे कनेक्ट हों उसके बारे में हमें टिप्स दिया गया है। निश्चित रूप से जितना हमें निर्देश मिला है उसका अक्षरशः पालन हमारे राज्य में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा कि बातों को एक मंच देने की ज़रूरत है और प्रदेश में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी आपकी, कब से शुरू किया जाएगा और कितने लोगों को जोड़ने का प्रयास रहेगा आपके माध्यम से? देखिए, हमारा पहले जो पिछले बार का जो सत्र था, मेंबरशिप ड्राइव था, उसमें 4.5 लाख लगभग सदस्यता की गई थी। अब हमें हमारे प्रभारी ने 15 लाख का टारगेट दिया और हम समझते हैं 15 लाख की जो सदस्यता है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो जन जागरण अभियान चलाने की बात कही गई उसमें हम ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, सबको लगाने का काम करेंगे। हमें लगता है कि जनता से कनेक्ट होने का इससे बढ़िया कुछ जरिया हो नहीं सकता। जनता में आक्रोश है, उस आक्रोश को इकट्ठा करके इस केंद्र की निकम्मी सरकार को भगाना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा एक प्रशिक्षण की जरूरत है बीजेपी से, संघ से मुकाबला करने के लिए। पार्टी किस तरीके से प्रशिक्षण की तैयारी कर रही है, क्या कुछ रहेगा, क्या प्रवक्ताओं की तैयारी की जाएगी या बाकी नेताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा? नहीं, इसलिए नहीं कि मुकाबले के लिए प्रशिक्षण देने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कही है कि जो लोग सदस्यता लेते हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षित हम लोग प्रशिक्षण शिविर लगातार चलता रहता है। सचिन राव जी हैं उसके वो तो, और वर्धा जाते हैं लोग को। उसमें भी एक हमें पहले 1 महीने पहले एक वो आदेश मिला था AICC से, उसका हमने पालन कर दिया है। 11 लोगों की एक टीम बना दी है जो सदस्यता के साथ साथ जो ये ट्रेनिंग देने का काम है उसको करेंगे। हमें लगता है कि प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, इसलिए कि पार्टी में बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको एक प्रशिक्षण देने की बात कही गई। अंतिम सवाल, जिस तरीके से पार्टी का RJD से अब लगभग दिख रहा है कि जो गठबंधन है वो टूट गया है, झारखंड में पार्टी किस तरीके से मजबूती के लिए काम करेगी और क्या कुछ नई रणनीति तैयार कर रही है गठबंधन से अलग कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए, हमारा सीधा मानना है कि गठबंधन अपनी जगह पर, संगठन अपनी जगह पे है। संगठन हमारा मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा। तो हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे। हम इस फिराक में नहीं रहते कि उनको नीचा दिखा करके हम ऊपर आएंगे। हम इस फिराक में रहते हैं कि हम खुद ऊपर जाएंगे तो अपने आप संगठन हमारा ऊपर जाएगा और गठबंधन भी हमारा ऊपर जाएगा। तो गठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने। सर, आपकी तरफ से क्या इनपुट्स दिए गए बैठक के अंदर? देखिए, हमारे तरफ से ये दिया गया कि हमने किस तरह से हमारे प्रभारी आदरणीय RPN सिंह जी के नेतृत्व में जो 47 दिनों तक झारखंड में रह करके पूरा हम लोगों को निर्देश, उस समय भी मैं कार्यकारी अध्यक्ष था, तो उस समय किस तरह से काम किया और हमने 11 से 16 सदस्य बनाए और साथ ही 2 लोगों को प्रभावित करके हम लोग कायकों को जोड़ने का भी काम किया। तो यही सारी रिपोर्ट थी। सदस्यता अभियान कैसे चलाएंगे, कैसे जन जागरण अभियान चलाएंगे, सारी बातों पर। तो फिलहाल जो प्रभारियों की बैठक में, अध्यक्षों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष को फीडबैक दिया गया। आज की बैठक में झारखंड की ओर से भी यही किया गया। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। ऐसे में स्थिति को पहले जैसे सामान्य करने के लिए सरकार धीरे धीरे चीजों को और अनलॉक करने की ओर आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को घोषणा की है कि अगले महीने नवंबर में 1 तारीख से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल कॉलेजों को खोल दिया जाएगा। इसी के साथ दिल्ली में छठ पूजा करने की भी अनुमति दे दी गई है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि सभी तरह की क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकेंगे। सिसोदिया ने आगे कहा कि स्कूल खुलने पर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली के सभी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट स्कूल हों, स्पेसिफिक प्राइमरी स्कूल हों या सभी,
सब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। 1 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूल खोले जा सकेंगे। इसमें कुछ शर्तें हैं जो एक्सपर्ट्स की कमेटी ने सुझाई थी कि कोई भी स्कूल जब खुलेगा तो किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हर स्कूल जो भी छोटे से बड़े बच्चों को बुलाएगा वो ये सुनिश्चित करेगा कि पढ़ाई ब्लेंडेड मोड में हो, हाइब्रिड मोड में हो, और 50% से ज़्यादा कैपेसिटी में बच्चों को ना बुलाया जाए। जितनी भी किसी क्लास की कैपेसिटी है उससे 50% से ज़्यादा कैपेसिटी के बच्चों को ना बुलाया जाए, ये भी स्कूल सुनिश्चित करेगा। साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेगा स्कूल की उसके स्टाफ को, वो चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबको 100% वैक्सीनेशन कवरेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके। वैसे ये जानकारी दी गई डीडीएमए की मीटिंग में कि लगभग 98-99% स्टाफ को, इंक्लूडिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी स्कूलों में कम से कम 1 डोज तो लग चुकी है, पहली डोज तो लग चुकी है। छठ पूजा को लेकर ये जानकारी दी कि सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की इजाजत है, लेकिन सावधानी के साथ ही लोग पूजा करें। आज डीडीएमए की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में छठ पूजा कराने की अनुमति दी जाएगी और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ पहले से निर्धारित जगहों पर, जो सरकार द्वारा निर्धारित जगह तय की जाएंगी, सीमित संख्या में लोगों को शामिल करके कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए आयोजन की अनुमति दी जाएगी। मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि छठ का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसे बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन बहुत सावधानी से मनाएं। जो दिल्ली सरकार द्वारा पहले भी छठ पूजा समितियों के साथ मिलकर अलग अलग घाट बनाए जाते रहे हैं, तो उसकी एक पूरी सूची जारी की जाएगी और उन सब पर छठ समितियों के साथ मिलकर छठ पूजा का आयोजन होगा। बता दें, दिल्ली में अभी 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। इन स्कूलों में परीक्षाओं का संचालन कोविड-19 गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जा रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति ने दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के सभी कक्षाओं को खोलने की अनुमति और सुझाव दिया था। क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से देश भर में सियासत तेज हो गई है और इस मामले ने अब राजनीतिक एंगल ले लिया है। मामले में जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगातार महाराष्ट्र के मंत्री आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार ट्वीट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें घेर रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर बुधवार को नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया के साथ कथित संबंधों का आरोप लगाया और उन्होंने इस मामले में जांच की मांग भी की है। साथ ही एक और ट्वीट कर एक निकाहनामा शेयर किया गया। इस ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा कि ये समीर दाऊद वानखेड़े का निकाहनामा है, जो कि डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ हुई थी। 7 दिसंबर 2006 को समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स अंधेरी वेस्ट मुंबई में निकाह हुआ था। मलिक ने कहा, मेहर की रकम 33,000 रुपए थी। इस निकाह में दूसरा गवाह अजीज खान था, जो समीर दाऊद वानखेड़े की बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े का पति था। उन्होंने दोहराया कि समीर दाऊद वानखेड़े के बारे में खुलासे उनके धर्म के बारे में नहीं थे, जैसा कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी सहित कुछ तिमाहियों में चित्रित किया जा रहा है। मलिक ने घोषणा की कि मैं उस फर्जी तरीके को सामने लाना चाहता हूं, जिसके द्वारा उसने IRS की नौकरी पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और एक योग्य अनुसूचित जाति व्यक्ति को उसके भविष्य से वंचित किया है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पति को ईमानदार बताया था और इन सभी आरोपों को झूठ बताया था। क्रांति ने कहा कि मेरे पति झूठे नहीं हैं। क्रांति ने ट्वीट करके ये भी कहा था कि मैं और मेरे पति समीर जन्म से हिंदू हैं। हमने धर्म परिवर्तन कभी नहीं किया। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। समीर के पिता भी हिंदू हैं, जिन्होंने मुस्लिम महिला से शादी की। समीर की पहली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी और 2016 में तलाक हुआ था। हमारी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 2017 में हुई थी। इस मामले में राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। बीजेपी ने भी नवाब मलिक पर हमला किया है।
बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने नवाब मलिक को घेरा है। अमित मालवीय ने कहा कि नवाब मलिक एनसीबी और समीर वानखेड़े को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, नवाब मलिक एनसीबी और समीर वानखेड़े पर पर्सनल हमले कर रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि एनसीबी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स के मामले में पकड़ा था। समीर खान को 9 महीने बाद इसी साल सितंबर महीने में ही जमानत पर रिहा किया गया था। नवाब मलिक अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो मंत्री पद के विशेषाधिकार का इस्तेमाल व्यक्तिगत मामले को साधने के लिए कर रहे हैं। नवाब मलिक द्वारा शेयर किए गए दस्तावेजों को लोग गलत और फर्जी बता रहे हैं। इस पर मंत्री ने साफ दावा किया है कि अगर ये दस्तावेज सरकारी ना हुए तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को राजी हूँ। बता दें, समीर वानखेड़े ने मंगलवार को दिल्ली में एनसीबी चीफ से मुलाकात भी की और इन आरोपों के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उनसे कथित रिश्वतखोरी के संबंध में पूछताछ हो सकती है। हालांकि वानखेड़े ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.